प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यशोदा मेहरा। आज की हमारी एमए उत्तरार्ध की ये तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने भाषा के विविध रूप पर चर्चा की। भाषा के विविध रूप के भाग प्रथम व्याख्यान में हमने भाषा के कुछ रूपों पर चर्चा की। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम भाषा के अन्य जो रूप हैं उन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, पिछले भाग में भी बताया था कि भाषा के जो विविध रूप हैं उनके कई आधार होते हैं, जिनमें इतिहास, भूगोल, प्रयोग, साधुता या असाधुता, प्रचलन या निर्मिति के आधार पर भाषा के विविध रूप हो सकते हैं। भाषा का जो वर्गीकरण है हम कई आधारों पर कर सकते हैं और भाषा के इन्हीं रूपों पर हमने पिछले भाग में भी चर्चा की। पिछली कक्षा में हमने भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत जैसे मातृभाषा, मूल भाषा, भाषा, विभाषा, बोली, उपबोली, व्यक्ति बोली, साहित्यिक भाषा आदि रूपों पर चर्चा की। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम भाषा के जो अन्य जो रूप हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें आगे जो हम भाषा के जिन रूपों पर चर्चा करेंगे उनमें अगला जो हमारा भाषा का रूप है, नवा जो पॉइंट हमने इसको दिया है, नवे बिंदु पर हमने जिसको रखा है वह है परिनिष्ठित भाषा। विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, परिनिष्ठित भाषा एक ऐसी भाषा जो शुद्ध हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो और जो जिस भाषा का प्रयोग एक सभ्य समाज द्वारा, एक शिष्ट वर्ग द्वारा किया जाता है, जो उच्च शिक्षित हो, जो जिनमें जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो अशिक्षितों की भाषा न हो, बल्कि एक ऐसे वर्ग द्वारा प्रयुक्त हो जो शिक्षित हो, जो साहित्य रचना करता हो, या भाषा का एक ऐसा रूप जो व्याकरणबद्ध हो। तो व्याकरण, शिक्षा या साहित्य, शासन या पत्रकारिता की जो भाषा है उसे हम परिनिष्ठित भाषा कह सकते हैं। इसे हम मानक भाषा, आदर्श भाषा या टकसाली भाषा की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो क्योंकि भाषा का यह वह रूप है जो एक व्यापक समाज द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और यह एक भाषा का एक ऐसा स्तरीय रूप है जो जन सामान्य की भाषा न होकर एक शिष्ट वर्ग की भाषा होती है, जो एक सभ्य और शिक्षित वर्ग की भाषा होती है और जिसमें कि भाषा का एक संस्कारित और परिमार्जित रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की परिनिष्ठित भाषाओं की जब हम बात करते हैं तो जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि परिनिष्ठित भाषाओं की श्रेणी में हम उनकी गणना कर सकते हैं। दूसरी जो भाषा का जो अगला जो रूप है वह है राष्ट्रभाषा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रभाषा जो एक राष्ट्र की, एक देश विशेष की भाषा होती है, जो पूरे राष्ट्र को संपर्क सूत्र में बांधने का काम करती है, या जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र एकता के रूप में कहीं कि एक सूत्र में जो है पूरा जिसको पिरोया जा सकता है, एक ऐसी भाषा जो संपूर्ण देशवासियों को एक बंधन में बांध के रख सकती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने का जो कार्य करे उसे हम राष्ट्रभाषा की संज्ञा दे सकते हैं। वस्तुतः समूचे राष्ट्र में अधिकाधिक व्यक्तियों के विचार विनिमय के माध्यम की भाषा राष्ट्रभाषा होती है और ये एक ऐसी बोली होती है जो पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाती है, सर्वाधिक समझी जाती है और जिसमें किसी देश की राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक और भावनात्मक चेतना हमें उद्भासित होती हुई दिखाई देती है। यानी कि हम कहें कि जैसे अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कि हमारी संस्कृति भी जिसमें परिलक्षित होती है। हमारे पर्व जो त्योहार, हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो अवसर हैं उन पर उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रभाषा होती है वो एक संपर्क भाषा के रूप में होती है, जो एक देश के, एक राष्ट्र के सभी मनुष्यों को, सभी व्यक्तियों को जोड़ के रखती है, जिनके बीच संपर्क का साधन स्थापित करती है, उसे हम राष्ट्रभाषा की संज्ञा दे सकते हैं। भाषा का जो अगला रूप है वह है राजभाषा। विद्यार्थियों, यह राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के अंतर को समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रभाषा जो है वो राजभाषा हो ये आवश्यक नहीं है और एक राजभाषा राष्ट्रभाषा हो ये भी आवश्यक नहीं है। दोनों में अंतर है, क्योंकि राजभाषा एक ऐसी भाषा है जो राजकीय कार्यों में विवृत
की जाती है, जिसको कि राजकाज की भाषा हम कह सकते हैं। तो जिस भाषा में राज कार्य होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। राज के कार्यालयों, लेखों और पत्र व्यवहार में उसी राजभाषा का प्रयोग होता है। राजाज्ञा भी उसी में प्रसारित होती है। जैसे कि परतंत्रता काल में राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए जब हमारे देश में मुगलों का शासन था तो मुगल शासन काल में राष्ट्रभाषा यद्यपि हिंदी थी, परंतु उस समय राजभाषा फारसी थी, क्योंकि राजकार्यों में विवृत होने वाली भाषा उस समय फारसी थी, जबकि लोगों के बीच संपर्क साधने का जो काम करती थी वह हमारी हिंदी भाषा करती थी। इसलिए तत्कालीन समाज में या कहें कि जब देश परतंत्र था या मुगलों का राज्य था तो उस समय भी हिंदी राष्ट्रभाषा अवश्य थी, परंतु उसने राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं किया था। इसी प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भाषा तो थी, परंतु राजभाषा उस समय भी अंग्रेजी ही थी। इसलिए विद्यार्थियों, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर है। राजभाषा वह भाषा होती है जो राजकार्य में विवृत की जाती है, जिसको कि हम राज के कार्यालयों की भाषा कह सकते हैं, जो एक शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है। जबकि राष्ट्रभाषा जो है एक देश विशेष के लोगों के आपसी विचार विनिमय की भाषा होती है, जिसका कि अधिकाधिक लोग प्रयोग करते हैं। भाषा के अन्य रूप में आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। शासन या अन्य किसी प्रभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त हो जाता है। यानी कि भाषा जब किसी भी कारण से इतना अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है कि वो किसी एक देश की सीमा में आबद्ध नहीं रहती, बल्कि वह एक देश की सीमा का अतिक्रमण करते हुए अन्य देशों में भी प्रचारित और प्रसारित होने लग जाती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के लिए जैसे आजकल अंग्रेजी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यद्यपि अंग्रेजी को वह पद शासन के बल पर प्राप्त हुआ है, किंतु आजकल ज्ञान विज्ञान का माध्यम होने के कारण वह अपने इस पद को बनाए हुए है। इसी प्रकार विश्व के जो अलग अलग जो राष्ट्र हैं उनके बीच संपर्क स्थापित करने की कड़ी भी क्या है? अंग्रेजी भाषा ही है। इसलिए आज वर्तमान परिस्थितियों में अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ है या कहें कि राष्ट्र संघ है या ऐसी वैश्विक हमारे जो संगठन है या विश्व स्तर के जो संगठन है जिनमें प्रयुक्त होती है या सभी देशों के बीच संपर्क साधने का जो एक भाषा काम करती है वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और इस समय अंग्रेजी एक इसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त किए हुए है। भाषा का जो अगला रूप है वह कृत्रिम भाषा, जैसे कि नाम से ही पता चला कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जिसका कि निर्माण किया गया हो, जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है या जो परंपरा से या स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुई है, या कहें कि एक भाषा से जिसका विकास धीरे धीरे होते हुए नहीं हुआ है, बल्कि एक ऐसी भाषा है कृत्रिम भाषा जिसको कि समय परिस्थितियों के अनुसार गढ़ लिया गया है, जिसका कि हमने मिलकर एक निर्माण कर लिया गया है। एक किसी विशेष उद्देश्य से एकमत होकर जिस भाषा को हमने गढ़ लिया हो उसे हम कृत्रिम भाषा कहते हैं। तो ऐसी भाषाओं में सबसे प्रसिद्ध जो भाषा का उदाहरण है वो एस्पेरेंतो नामक भाषा है, जिसे कृत्रिम भाषा कहा जा सकता है। अगली जो भाषा का रूप है वह है कूट भाषा। कूट भाषा यानी कि कोड लैंग्वेज। तो कई बार विद्यार्थियों हम अपने मनोरंजन के लिए या अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कई बार ऐसे कुछ विशिष्ट शब्दों को प्रयुक्त करते हैं जो एक कूट भाषा के अंतर्गत आती है। उसमें हम कोई भी एक कोड रख सकते हैं, जैसे कि चोरों, डाकुओं, विद्रोहियों या क्रांतिकारियों या राजनीतिज्ञों द्वारा या क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं वो विशेष रूप से कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसका उद्देश्य कहीं कहीं तो मनोरंजन करना होता है, मनोरंजन की दृष्टि से भी इसका निर्माण कर लिया जाता है, और कई बार इसका उद्देश्य जो होता है किसी विशिष्ट बात को गोपनीय रखना या छुपाना भी इसका उदाहरण, गोपनीय बात को छुपाना या गोपनीय रखना, कोई इम्पोर्टेंट बात है, कोई ज़रूरी बात है उसको छुपाना या गोपनीय रखना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ गोपनीय
जो भाषा है, कूट जो भाषा है, कूट भाषा का उदाहरण अगर हम बात करते हैं तो परतंत्रकालीन भारत में जब क्रांतिकारियों द्वारा इस भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था, तो उस समय जो क्रांतिकारी थे वो बम के लिए जो है रसगुल्ला लिखते थे, यानी कि वो रसगुल्ला के माध्यम से एक प्रकार से उन्होंने कोड जो है निर्धारित किया हुआ था कि रसगुल्ला का तात्पर्य क्या है, एक बम। तो इस प्रकार से कूट भाषा जो मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और कई बार जो है किसी बात को छुपाने के उद्देश्य से भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगली जो भाषा का प्रकार है वो है राजनयिक भाषा। जब दो देशों के मध्य कोई राजनयिक संबंध होते हैं, राजनयिक पत्र व्यवहार होता है या राजनयिक कोई वार्तालाप होती है, तो वो हमारी राजनयिक भाषा कहलाती है। और इस भाषा का जो स्वरूप होता है वो अत्यंत ही शिष्ट होता है, औपचारिक होता है और बहुत ही सीमित होता है। अगला जो भाषा का रूप है वह है अपभाषा। अपभाषा, अप यानी अब जो भाषा के साथ जो अप जो उपसर्ग लगा है, अप का तात्पर्य है कि अशिष्ट भाषा, असभ्य भाषा या अपरिष्कृत भाषा। अब आप सोचेंगे कि एक असभ्य या अशिष्ट भाषा को क्या हम भाषा की श्रेणी में रख सकते हैं? तो विद्यार्थी इसमें जो मुख्य जो बात है वह यह है कि भाषा कई बार प्रयुक्त होते होते एक विकृत रूप धारण कर लेती है, या उसमें कहें कि कुछ विकृतियां आने लग जाती हैं, या उसमें कहें कि कुछ शिष्ट रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है, या कहें कि शास्त्रीय आदर्शों या मर्यादाओं की रक्षा उसमें नहीं की जाती है। तो भाषा का ऐसा कोई भी रूप जो किसी भी दृष्टि से विकृत हो चुका है उसे हम अपभाषा कहते हैं। अपभाषा में मुख्यतः किसी व्याकरणिक नियम की जो है पालना नहीं की जाती, बल्कि इसमें व्याकरणिक जो नियम है उनकी उपेक्षा होती है और इसकी वाक्य रचना भी अपरिष्कृत होती है। और अपभाषा शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग में प्रचलित होती है और धीरे धीरे वही अपभाषा जो है परिष्कृत और परिमार्जित होती हुई भाषा का रूप भी धारण कर सकती है। तो अपभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसमें कहें कि जो परिष्कृत नहीं होती, जो परिमार्जित नहीं होती या असंस्कारित होती है, उसे हम अपभाषा की श्रेणी में रखेंगे। भाषा के जो अन्य रूप हैं उनमें है मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा, इसे हम संकर भाषा भी कह सकते हैं या क्रियोल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि मिश्रित भाषा कई भाषाओं का मिश्रित रूप होती है, जिसमें कि एक भाषा है जिसमें अंग्रेजी के शब्द भी हैं, हिंदी के शब्द भी हैं, फ्रेंच के भी है, जर्मनी के भी हैं, उर्दू के भी है, फारसी के भी है। तो इस प्रकार कोई भाषा ऐसी जिसमें कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का बिल्कुल खुलेपन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार की जो भाषा होती है जो दो या दो से अधिक भाषा बोलियों से मिलकर बनती है, तो उसे हम मिश्रित भाषा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि कलकत्ता तथा बम्बईया हिंदी जो है इसके उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें कि मिश्रित भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मिश्रित कहें कि दो या दो से अधिक जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका प्रभाव उसमें हमें देखने को मिलता है। अगला जो प्रयोग भाषा का रूप है वह है विशिष्ट भाषा। विशिष्ट जो कि स्पेशल हो, है ना। तो परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग जब एक वर्ग विशेष के द्वारा किया जाता है तो उसे हम विशिष्ट भाषा कहते हैं। विशिष्ट भाषा एक वर्ग विशेष के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर्स की भाषा, इंजीनियर की भाषा, शिक्षक वर्ग की भाषा, वकीलों की भाषा एक विशिष्ट शब्दावली से युक्त होती है और विशिष्ट होती है। उसमें उस व्यवसाय विशेष का, उस प्रोफेशन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, या उसमें उन प्रोफेशनल या कहें कि टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो विशिष्ट भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। और क्योंकि ये व्यवसाय के अनुरूप इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए एक वर्ग विशेष की भाषा हो जाती है, इसलिए इसे हम विशिष्ट भाषा की श्रेणी में रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि भाषा जो है, भाषा के कई रूप हो सकते हैं और उनके कई आधार हो सकते हैं। उनकी प्रयुक्ति के आधार पर भाषा के अलग अलग रूप हो सकते हैं। समाज विशेष द्वारा प्रयुक्त किया जाता है उसके आधार पर भी भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं। भाषा परिष्कृत है, परिमार्जित है, उसके आधार पर भी एक अलग पद प्राप्त कर लेती है। और अगर कोई भाषा अपरिष्कृत है, अपरिमार्जित है, असंस्कारित है
या जिसमें किसी व्याकरणिक नियमों की विशेष पालना नहीं की गई है, तो वह भाषा का एक अलग रूप हो सकता है। तो इस प्रकार से जब भाषा की हम बात करते हैं तो भाषा के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको दोनों भागों में जो मैंने भाषा के विविध रूपों की चर्चा की वो आपको समझ में आया होगा और आप अवश्य ही हमारे इन वीडियोज़ का लाभ उठा पा रहे होंगे। तो अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे की कक्षा में हम मिलते हैं। धन्यवाद।